तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th का। कल जैसे हम सिलेबस में लिखाए थे नंबर सिस्टम, हम लोग बोले थे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाई नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में ही लिखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखिएगा। चलिए, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, देखिए ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है। मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। यहाँ देखिए संख्या पद्धति को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई? दो भागों में बांटा गया है। एक है रियल नंबर, एक क्या है मेरे भाई? वास्तविक संख्या। एक है वास्तविक संख्या। एक वास्तविक संख्या है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। और एक काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेरे भाई इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। चलिए इमेजिनरी नंबर, ठीक है। देखो मेरे भाई नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या होता क्या है? काल्पनिक संख्या वे संख्या जिसमें आयोटा लगा हो। जिस संख्या में क्या लगा हो मेरे भाई? आयोटा लगा हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2i, -3i, 4i। यानी कि जिस दुनिया के जिस नंबर में ये आयोटा लगा हुआ हो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये वैसे 9th क्लास में नहीं आता है। ये जो है कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 11th क्लास में लगभग 40 क्लास होगा, 40-45 क्लास होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जिसका 40 से 45 क्लास, ठीक है ना, होगा। और उसमें हम लोग सीखेंगे इस आयोटा के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, कि जिस नंबर के साथ में आई लगा हो उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए वो तो बात हो गया कि हम लोग बाद में सीखेंगे, 11th में सीखेंगे। तो वास्तविक संख्या के बारे में सीखना भी ज़रूरी है। तो वास्तविक संख्या है क्या, ये देख लेते हैं। वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए वास्तविक संख्या में आता है एक परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या किया है कि अपरिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं कोई भी नंबर यदि रूट के भीतर में हो और वो पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है ना, वो अपरिमेय होता है। वैसे हम लिखाएंगे अभी। फिर यहाँ देखिए परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देखो क्या क्या होता है। एक तो बांट दिया है भिन्न में। भिन्न भिन्न समझते हैं ना आप लोग? फ्रैक्शन। हाँ, एक फ्रैक्शन में बांट दिया है। एक फ्रैक्शन
और दूसरा इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक। दूसरा क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक। ये पूर्णांक है, ये दिख रहा है? चलिए नहीं दिख रहा है फिर से लिख देते हैं। ये क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। अब देखिए भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है वो, भिन्न इसको बोलते हैं, भिन्न बराबर होता है एन बाई डी, नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। भिन्न क्या आता है मेरे भाई? जो कि एन बाई डी के फॉर्म में हो उसको बोलते हैं हम लोग भिन्न, यानी नॉमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, अंश बट्टे हर में जो उसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई। और ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को मेरे भाई, पूर्णांक को एक होता है धनात्मक, कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक धनात्मक, यानी कि इसको हम लोग बोले तो इंग्लिश में पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? पॉजिटिव। दूसरा होता है जीरो, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं। ठीक है। और फिर तीसरा बांट दिया है ऋणात्मक। क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक जिसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। यहाँ देखिए हम लिखे क्या यहाँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है मेरे भाई। एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में हम लोग 11th में सीखेंगे। जिस नंबर के साथ में आयोटा लगा हुआ हो, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। ये आई एक शब्द आता है आयोटा, ठीक है, जिस नंबर के भी साथ में लग जाता है वो होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। वो 11th क्लास के हायर एजुकेशन की बातें हैं, ऊपर की क्लास में बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है मेरे भाई। परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या में 2 संख्या पाया जाता है, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय। अब यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या तो आप लोग जानते ही है कि रूट का भीतर में ऐसा टर्म हो, ऐसा नंबर हो, ठीक है ना, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूरा वर्ग नहीं हो। आगे चल के हम लोग बढ़िया से सीखेंगे उसके बारे में। तो चलिए अभी देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक भिन्न दूसरा है पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक में भी 3 संख्या पाए, 3 प्रकार का संख्या होता है, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक और फिर ये शून्य भी आता है पूर्णांक संख्या में। ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सीखेंगे। नंबर 1 में प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर है क्या? ठीक है मेरे भाई। तो गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? यहाँ देखिए, गिनती की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं? 1 से ही करते हैं, 1 2 3 ऐसे ही गिनती करते हैं ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये अनंत तक चलते रहेगा। डॉट लाइन का मतलब मेरे भाई ये चलते रहेगा, इसका कहीं भी अंत नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए नोट नंबर 1 लिखा है मेरे भाई। नोट नंबर 1 में क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है? जो पहले आ रहा है वही सबसे छोटा होगा। ठीक है। तो पहले कौन आ रहा है मेरे भाई? 1। तो 1 होता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 1। ठीक है। यहाँ देखिए कंपटीशन में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? बोलिएगा 1। ठीक है। अब नोट नंबर 2 आया, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। सबसे बड़ी कहाँ पर हो रहा है मेरे भाई? सबसे बड़ी यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है? अनंत हो रहा है। ठीक है ना, इसका कोई भी अंत नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ठीक है। यहाँ देखिए नोट नंबर 3 है, नेचुरल नंबर्स को किसी भी लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है। वही कई बार ऐसा होता है कि कई टीचर ये भी बता देते हैं कि मेरे भाई नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, जो कि गलत है मेरे भाई। ठीक है ना। नेचुरल नंबर को किसी भी लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है। ठीक है ना। बल्कि नेचुरल नंबर्स के सेट को एन से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर के सेट को। अब सेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ठीक है ना। सेट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर्स का पूरा समूह हो, किसी भी नंबर का पूरा समूह हो, तब उसको हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्या का समूह है। जब ये प्राकृत संख्याओं का समूह रहेगा तब इसको हम लोग एन बोल सकते हैं। वैसे तो 1 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी, 3 भी, ये सब प्राकृत संख्या है। तो क्या सिर्फ 2 को क्या हम लोग एन बोल सकते हैं मेरे भाई? या सिर्फ 3 को क्या एन बोल सकते हैं? नहीं, इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन एन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एन में
पूरा सेट चाहिए, n में पूरा सेट चाहिए, तब इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं क्लियर रूप से दैट इज, आई को पढ़ते मेरे भाई दैट इज, जैसा कि हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये सब सिंबल पढ़ चुके हैं। दैट इज n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या होता है मेरे भाई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, मतलब नेचुरल नंबर का समुच्चय ये n क्या है? नेचुरल नंबर का समुच्चय। ये हम लोग 11th में जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बढ़िया से समझेंगे इस सब चीज़ को, ठीक है। यहाँ देखिए, तो n को हम क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा, ठीक है ना, मतलब अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई n, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है। आप लोगों को समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया है नंबर 2 में पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे भाई? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। जब प्राकृत संख्याओं के समूह यानी ग्रुप में, समूह तो समझते हैं ना आप लोग, ग्रुप झुंड, जो लड़कियाँ सब झुंड बना के चलते हैं, ठीक है ना, उस झुंड होता है। जैसे गाय बैल घोड़ा ये सब का झुंड होता है ना, हाथी का झुंड होता है ना। चलिए, तो वो झुंड जब एक से अधिक वस्तु एक साथ रखा जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे झुंड है, ठीक है। चलिए, जब प्राकृत संख्याओं के समूह यानी ग्रुप में शून्य मतलब 0 शामिल हो तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यहाँ देखिए तो भाई, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ये सारा संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। इसमें यदि हम शून्य को ऐड कर दे, शून्य को ला दे, ठीक है ना, इसके समूह में शून्य को भी रख दे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या मेरे भाई, ठीक है। अब बोलेगा आपसे नोट नंबर 1 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो यहाँ सबसे छोटी कौन है? सबसे पहले कौन आ रहा है मेरे भाई? 0 आ रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए नोट नंबर 2 में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ इन्फिनिटी लिखा हुआ है। क्या है मेरे भाई? इन्फिनिटी। इसको हम लोग इन्फिनिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अनंत है, ठीक है ना। यहाँ देखिए नोट नंबर 3 में, नोट नंबर 3 में क्या है? होल नंबर्स को किसी भी लेटर से डिनोट यानी सूचित नहीं किया जाता है। होल नंबर्स जो होता है मेरे भाई, कई सारे सर ऐसे भी बोलते हैं, कई सारे बच्चों को भी इतना ये पता रहता है, ठीक है ना। कई सारे बच्चे भी ये समझ लेते हैं, कई सारे बच्चों को भी ये सिखा दिया जाता है कि होल नंबर्स को मेरे भाई कैपिटल W से सूचित किया जाता है, जो कि गलत है। होल नंबर्स को हम लोग किसी भी लेटर से डिनोट नहीं करते, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए नोट नंबर 4 में लिखा है होल नंबर्स के सेट को W से डिनोट किया जाता है। होल नंबर के सेट को मेरे भाई W से यानी कैपिटल W से सूचित किया जाता है, ठीक है। डिनोट करना मतलब सूचित करना, ठीक है। होल नंबर के सेट को यानी पूरा का पूरा यदि होल नंबर्स लिखा है, होल नंबर्स का यदि ग्रुप ही है पूरा, ठीक है ना, तब उसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल W। अगर सिर्फ 0 लिख दे, सिर्फ क्या लिख दे मेरे भाई? 0 लिख दे, या सिर्फ 1 लिख दे, या सिर्फ 2 लिख दे, क्या इसको हम लोग W बोल सकते हैं? नहीं, इसको हम लोग कैपिटल W नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये होल नंबर्स है लेकिन इसको कैपिटल W नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब नंबरों का पूरा ये सेट नहीं दिया रहेगा तब तक इसको हम लोग कैपिटल W से सूचित नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्योंकि W को हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। ये क्या है? होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी कि पूरा होल नंबर्स रहेगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा? होल नंबर्स का समुच्चय रहेगा, ठीक है ना। तब इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल W, ठीक है ना। जब पूर्ण संख्याओं का पूरा ये ग्रुप रहेगा तभी हम लोग इसको W बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। वे संख्याएँ जिसके आगे में प्लस यानी कि जोड़ का चिन्ह यानी साइन हो तो उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे भाई, जिस संख्या के इस दुनिया में जितने भी संख्या है, यदि किसी संख्या के आगे में प्लस का चिन्ह है तो वो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए नोट नंबर 1 यहाँ पर है। नोट नंबर 1 क्या कहता है? जब संख्याओं के आगे में कोई भी साइन नहीं हो तो उस संख्या के आगे में प्लस का चिन्ह
प्लस हमेशा छिपा रहता है। तो उस संख्या के आगे में क्या रहता है मेरे भाई, प्लस हमेशा छिपा रहता है। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, इसके आगे में कोई भी चिन्ह नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 5 है, इसके आगे में कोई भी चिन्ह नहीं है आगे में, तो इसका किसका चिन्ह है यहाँ पर छिपा हुआ, प्लस का। मान लीजिए यहाँ 6 है, 6 के आगे में कोई भी अगर चिन्ह नहीं है तो क्या छिपा है मेरे भाई, प्लस है। यहाँ 1 है, 1 के आगे में कुछ भी नहीं है तो मेरे भाई क्या छिपा है, प्लस है। ठीक है, आगे देखिए क्या है नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 क्या कहता है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को मेरे भाई, पॉजिटिव नंबर को प्लस VE या प्लस IVE के द्वारा बताया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखिए नोट नंबर 3 क्या कहता है, धनात्मक संख्या या धन संख्या बोलिए, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, धनात्मक संख्या आप बोल दीजिए या इसको क्या बोल दीजिए, धन संख्या, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है मेरे भाई, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या इसको बोलते हैं मेरे भाई इंग्लिश में निगेटिव नंबर्स। वे संख्याएं जिसके आगे में माइनस का चिन्ह हो तो उसे ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मतलब कि दुनिया के जिस नंबर में, दुनिया में देखो भाई, दुनिया के अगर किसी भी नंबर के आगे में माइनस का चिन्ह हो तो उसे बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखिए 1 के आगे में भी माइनस है, 2 के आगे में भी माइनस है, 3 के आगे में भी माइनस है, यहाँ 4 के आगे में भी माइनस है। ठीक है ना, यानी कि इस दुनिया में जितना भी नंबर है यदि उसके आगे में माइनस का चिन्ह है तो वो ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखिए नोट नंबर 1 लिखा है। नोट नंबर 1 में क्या है, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स को -VE या -IVE के द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 में ऋणात्मक संख्या बराबर ऋण संख्या, यानी कि ऋणात्मक संख्या और ऋण संख्या एक ही संख्या होता है। ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यदि ये एक नंबर लाइन है, ये क्या मेरा है, नंबर लाइन हो गया है मेरा। ठीक है, यहाँ चलिए ये इधर जाएगा -∞ तक और ये इधर जाएगा मेरे भाई +∞ तक। ठीक है, अब बीच में हो गया ये 0 0 1 2 3, इधर 4 जाएगा, ये -1 -2 -3। ठीक है मेरे भाई, ये इधर जाएगा +∞ तक। ठीक है ना, इसका अंत नहीं है, और ये इधर जाएगा -∞ तक। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि ये जो इधर वाला नंबर्स है, इधर वाला नंबर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव नंबर्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, +VE, यही ना, पॉजिटिव को इस शॉर्ट में बोलते हैं +VE। ठीक है, और इधर जो मेरे भाई, इधर जो नंबर है इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मेरे भाई शॉर्ट में -VE या -IVE। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये 0 से जो इधर इस साइड में है LHS साइड में, 0 से जो LHS साइड में उसको बोलते हैं निगेटिव, और 0 से जो पॉजिटिव, सॉरी इधर RHS साइड में उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर। ठीक है, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव नंबर्स है और ये निगेटिव नंबर्स है, तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन निगेटिव। क्या, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब मेरे भाई होता है कि जो संख्या निगेटिव नहीं हो। तो निगेटिव नहीं, कौन सा ऐसा संख्या जो निगेटिव नहीं है, 1 2 3, यही सब ना संख्या है जो कि निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं और नॉन निगेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब निगेटिव नहीं है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, देखिए यहाँ पर नंबर 5 आ गया है। टॉपिक नंबर 5 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए तो प्रॉपर्टी नंबर 5, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है ये देखेंगे, वे संख्याएं जिसके समूह यानी ग्रुप में शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं पाई जाती हो। शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक ये सभी प्रकार की संख्याएं जिसके समूह में पाया जाता हो, ठीक है ना मेरे भाई, उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल देखिए, शून्य आ गया, +-1 +-2 +-3 +-4, ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ देखिए नोट नंबर 1 में क्या कहता है, इंटीजर्स को किसी भी लेटर्स के द्वारा डिनोट सूचित नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इंटीजर्स को किसी भी लेटर के द्वारा डिनोट नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिख दिए
प्लस माइनस 1, ये क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये इंटीजर है i है या ये z है? नहीं लिख सकते, इसको हम लोग i या z नहीं लिख सकते, ठीक है ना। ये जब पूरा का पूरा सेट लिखा हुआ रहेगा तब हम लोग बोलेंगे ये क्या है, i या z है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग i या z नहीं बोल सकते हैं। i या z कब बोलेंगे इसको, जब ये पूरा सेट लिखा हुआ रहेगा तब। सिर्फ प्लस माइनस 1 को हम लोग i या z नहीं बोल सकते, तब इसको हम लोग बोलेंगे ये इंटीजर है मेरे भाई, ठीक है, इंटीजर। और जब ये पूरा का पूरा सेट लिखा रहेगा, ठीक है ना, समुच्चय लिखा रहेगा, तब हम लोग बोलेंगे मेरे भाई ये क्या है, इंटीजर्स, यानी कि सॉरी i या z है, ठीक है। तब i या z बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेट रहेगा तब इसको हम लोग i या z बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए नोट नंबर 2 क्या कहता है, इंटीजर्स के सेट को, सेट मतलब समुच्चय को i या z से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दैट इज i या z को क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर्स। i या z को क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, सेट ऑफ इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। यहाँ देखिए i या z को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए पूर्णांकों का समुच्चय होता क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसको हम लोग i या z बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा सेट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा इंटीजर का सेट ही है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ तक समझ में आया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार बढ़िया से। देखो भाई आप लोग जो है न, आप लोग बढ़िया से एकदम पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। देखिए होता क्या है, आप लोग जैसे वीडियो लेक्चर देख रहे हो मोबाइल में, तो करते क्या हो, सिर्फ वीडियो लेक्चर देख के ही छोड़ देते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। जब आप वीडियो लेक्चर देख लेते हो तो साथ में एक कॉपी रखा कीजिए, एक कलम रखा कीजिए, एक पेन रखा कीजिए, ताकि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हो उसके बाद उसको लिखिए, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर को लिखते जाइए, हर एक टॉपिक को लिखिए। उसके बाद लिखने से क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना, फ़ायदा होता है, ठीक है ना। आप नहीं लिखेंगे, सोचेंगे चलो देख लिए, समझ में तो आएगा, लिखने से क्या फ़ायदा है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। आप यदि वीडियो लेक्चर देखते हैं तो उसको एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, उसको याद कीजिए, ठीक है ना। अब याद अपने हो जाएगा, छोटा छोटा लेक्चर इसमें कुछ नहीं याद, ये अपने हो जाएगा, लेकिन कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी में भी राइट डाउन किया कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए नंबर 6 है। नंबर 6 क्या बोलता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, वे संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q, p एंड q पूर्णांक तथा q बराबर 0 नहीं हो। q बराबर क्या नहीं हो मेरे भाई, 0 नहीं हो, तो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 1/2, 1/2, 1/2, -3/4, √4, 0, √16, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। √4 बोलिएगा, अब ये कैसे, ये तो रूट में इसका, ये कैसे है परिमेय संख्या। देखो √4 का क्या होता है, वर्गमूल 4 का 2 होता है। यहाँ बोलिए 16 का वर्गमूल यानी 16 का रूट कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है ना। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखिए 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए नोट नंबर 1 देखिए क्या है, परिमेय संख्याओं को किसी भी लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है, ठीक है। परिमेय संख्याओं को किसी भी लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है, सूचित नहीं किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए नोट नंबर 2, परिमेय संख्याओं के सेट को q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या के सेट को किससे सूचित किया जाता है मेरे भाई, q से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया दैट इज q क्या है, q इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर, q रेशनल नंबर का सेट है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है q क्या है, q कोई सेट है रेशनल का, ठीक है ना, जिसमें ऐसे वस्तु को रखा गया है, ठीक है ना, जो p बाई क्यू के रूप का है, p बाई क्यू के शकल का है, ठीक है। जहाँ q क्या नहीं होना है मेरे भाई, जहाँ q 0 नहीं हो और p एंड q कटे छटे रूप में हो, सरलतम रूप में हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ये परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भाई 2/3 है, यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में मान लेते हैं 2/3 है, ये परिमेय है। -2/5 ये भी परिमेय है, 1 ये भी परिमेय है, 0 लिख दे ये भी क्या है, परिमेय है। √4 लिख दे ये भी क्या है, परिमेय है। ये सारा का सारा नंबर क्या है मेरे भाई, परिमेय है। जैसे यहाँ पर देखिए 3/15 लिख दिए, ये भी परिमेय है, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड रेशनल नहीं है, रेशनल तो है, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन स्टैंडर्ड परिमेय नहीं है। स्टैंडर्ड कब होगा, जब ये कटे छटे रूप में रहेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 =
15, 1/5। अब ये कटे छठे रूप में आ गया तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड रेशनल हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो परिमेय संख्या उसको बोलेंगे क्यों कोई सेट है परिमेय संख्या का जिसमें ऐसे वस्तु को रखना है, ठीक है, जो p/q के शकल का हो और यहाँ हर यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, यानी q 0 नहीं हो और p और q सरलतम रूप में हो, कटे छठे रूप में हो, ठीक है। उसके बाद नोट नंबर 3 यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या बोला है कि नोट नंबर 3 में किसी भी संख्या के नीचे में कोई भी संख्या नहीं आता हो। यदि कोई संख्या नीचे मान लीजिए है 2, क्या है 2 है, यदि इसके नीचे में कोई भी संख्या नहीं आता हो तो उसके नीचे में 1 हमेशा छिपा रहता है। क्या रहता है मेरे भाई, यहाँ 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पर छिपा 1 है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर लिख दिया -3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है मेरे भाई 1 है। यहाँ पर लिख दिया 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई 1 है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मेरे भाई देखो यहाँ पर तो क्या है नंबर 7 में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं रेशनल नंबर वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ p एंड q पूर्णांक तथा q बराबर 0 नहीं हो, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। समझिए आगे बढ़िया से। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, -√5, पाई। याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए नोट नंबर 1 क्या कहता है, अपरिमेय संख्याओं को किसी भी लेटर से सूचित यानी डिनोट नहीं किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए नोट नंबर 2 क्या कहता है, अपरिमेय संख्याओं के सेट को क्यू बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। ये जो है ना इसको पढ़ते हैं बार, ये क्या है मेरे भाई, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये रेकरिंग जो है ना क्यू पर जो रेकरिंग है इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा अपरिमेय संख्याओं के सेट को क्यू बार से डिनोट किया जाता है, यानी कि अपरिमेय संख्या का जो सेट है ना उसको क्यू बार से बताया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए दैट इज क्यू बार इज ए सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू बार क्या होता है, सेट होता है, रेशनल का सेट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए जैसे दूसरा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का। क्यू बार कोई सेट है जिसमें ऐसे वस्तु को रखना है जो अल्फ़ा प्लस √β के शकल का हो, जहाँ बीटा पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे ये रेशनल का सेट है, यानी कि अपरिमेय है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3 लिख सकते हैं। रूट के भीतर में ऐसा नंबर होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है। 3 + √3 ये भी अपरिमेय है। यहाँ लिख दिए √2, क्या लिखे हैं √2, ये भी अपरिमेय है। कुछ नहीं इधर तो लिख सकते हैं 0 + √2, ए का काम कर रहा है, अल्फ़ा का काम कर रहा है 0, बीटा का काम 2 कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं √4 + 3, क्या ये परिमेय है, परिमेय है, क्योंकि √4 क्या है मेरे भाई, पूर्ण वर्ग है। √4 क्या है मेरे भाई, पूर्ण वर्ग है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। √4 का वैल्यू कितना आता है 2, और 2 + 3 5/1, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/1। तो ये परिमेय के शकल का हो गया, p/q के शकल का हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तब ये वो परिमेय नहीं होगा, ठीक है। क्या यहाँ पर देखिए तो इधर ध्यान से √16
√16 ये क्या है, इसका वर्गमूल होता है 4। स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे भाई, 4 होता है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग हो रहा है ना, पूरा पूरा वर्ग हो रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये पूरा पूरा वर्ग हो गया, पूरा पूरा वर्ग होगा, रूट से स्क्वायर कटेगा, बचेगा 4, तब तो ये परिमेय हो जाएगा। तो जिस संख्या जो रूट के भीतर वाला यदि टर्म पूर्ण वर्ग हो तो वो परिमेय होगा, अब पूर्ण वर्ग नहीं हो तो वो अपरिमेय। जैसे यहाँ √3 लिखे हैं, ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। यहाँ भी √3 है, ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है। √2 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, ठीक है ना। ये पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तब तो 4 हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2 ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग, यहाँ देखिए रूट के भीतर में ऐसा संख्या होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो। रूट के भीतर में ऐसा संख्या होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है ना। यानी बीटा के जगह पर, ये जो बीटा है मेरे भाई, बीटा के जगह पर ऐसा वैल्यू होना चाहिए, ऐसा संख्या होना चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आप लोग कॉपी में भी राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो भाई यहाँ देखिए, तो 8 नंबर है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर वे संख्याएं जिसके समूह में यानी जिसके ग्रुप में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती हो। ऐसा समूह होगा संख्याओं का जिसमें परिमेय यानी कि रेशनल और आइरेशनल यानी कि अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या पाई जाती हो, तो उसको बोलेंगे मेरे भाई ये वास्तविक संख्या। ये क्या है, वास्तविक संख्या इसे कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए 1/2 परिमेय है, -3/4 परिमेय है, पाई अपरिमेय है, परिमेय अपरिमेय सब आ रहा है। यहाँ देखिए √4 क्या है, ये परिमेय है। √2 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। 6 + √3 ये भी अपरिमेय है, ठीक है। तो जिस संख्या के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं पाई जाती है उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। और याद रखिएगा सबसे बड़ा नंबर सिस्टम में, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है वो कौन है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। आगे क्लास में हम देखेंगे, यहाँ देखिए आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बात की बात है, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए नोट नंबर 1 क्या है, वास्तविक संख्याओं को किसी भी लेटर से, किसी भी यहाँ टी है, किसी भी लेटर से डिनोट नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए नोट नंबर 2 है, वास्तविक संख्याओं के सेट को यानी वास्तविक संख्या का जब ये पूरा का पूरा सेट रहेगा तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये क्या है, R से डिनोट किया जाता है। इसको क्या किससे डिनोट किया जाता है मेरे भाई, R से। क्या देखिए वास्तविक संख्याओं के सेट को R से डिनोट किया जाता है, यानी कि ये जब पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट रहेगा तब इसको हम लोग शॉर्ट में R बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं सिर्फ √4 रहेगा या सिर्फ √2 रहेगा तो इसको हम लोग रियल बोले, रेशनल होगा तो रेशनल बोलेंगे, अरेशनल होगा तो अरेशनल बोलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ √2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, वास्तविक भी बोल सकते हैं। सिर्फ √3 को क्या बोल सकते हैं, वास्तविक भी बोल सकते हैं, कि वो परिमेय तो है ही, ठीक है ना, लेकिन साथ में ये किस में आ रहा है, वास्तविक में आ रहा है, रियल में आ रहा है, ठीक है। याद देखिए √4 वास्तविक परिमेय तो है ये, लेकिन ये परिमेय किस में आ रहा है, रियल में आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, √4 को वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब ये पूरा सेट रहेगा तब हम लोग इसको R बोलेंगे, ठीक है। R है क्या, R क्या है मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ से, R को पढ़ा जाता है सेट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है। R क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर ऐसा नंबर है जिसमें ये Q और Q और Q बार दोनों मौजूद हो, Q यूनियन Q बार, इसको यूनियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, ये यूनियन का सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल है। ये आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे ये किसका सिंबल है, ठीक है ना। सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा ये किसका सिंबल है, ये यूनियन का सिंबल है, वैसे हम लिख दिए। यहाँ देखिए परिमेय से अपरिमेय तक की सभी संख्याएं जिस संख्या में मौजूद हो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें -∞ से +∞ तक की सभी संख्याएं मौजूद होती है, ठीक है ना। या ओपन इंटरवल -∞ से +∞ के बीच में जितना भी नंबर होगा वो सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। अब ये बोलिए ये ओपन इंटरवल है, पढ़े आप लोग, नहीं, ये 11th क्लास की बात है। वैसे एक दिन हम इस टॉपिक पे भी लेक्चर देंगे, ठीक है ना। ये एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलो मेरे भाई देखो 9 नंबर क्या कहता है, गुणनखंड यानी फैक्टर वे संख्या है जिससे भी दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग लगे, ठीक है, तो उसे गुणनखंड कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे दी गई संख्या 2 है, 2 का गुणनखंड क्या होगा, तो जिस संख्या में 2 से जिससे भी दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग लगे। बोलिए दी गई संख्या 2 है, 2 में किससे किससे लगेगा, पहले तो 1 से भाग लगेगा, फिर मेरे भाई 2 से भी भाग लगेगा, ठीक है, और किसी संख्या से 2 में भाग लगेगा नहीं। 5 में किससे किससे लगेगा, 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। चलिए 4 का गुणनखंड क्या होगा, जिस संख्या से दी गई संख्या क्या है 4 है, इसमें किस किस संख्या से भाग लगेगा वही गुणनखंड होगा। भाग लगेगा 1 से 4 में, 2 से भी लगेगा 4 में और 4 से भी लगेगा 4 में। अच्छा 10 का गुणनखंड पूछे तो 1 से भाग लगेगा 10 में, 2 से भाग लगेगा 10 में, 5 से भाग लगेगा 10 में और 10 से भाग लगेगा 10 में, ठीक है। यहाँ देखिए उसके नीचे लिखे है, ये डॉट लाइन है, इसका मतलब है इस तरह से बहुत सारा ऐसा नंबर हो सकता है जिसका गुणनखंड आएगा, ठीक है ना, जिसका गुणनखंड होता है। यहाँ देखिए 0 का गुणनखंड पूछ रहा है, 0 का गुणनखंड क्या होता है, तो दुनिया का सभी संख्याएं 0 का गुणनखंड होता है, लेकिन शून्य के अलावा, शून्य को छोड़कर बाकी दुनिया की सभी संख्या 0 का गुणनखंड होता है। नोट में भी लिख दिया यहाँ पर कि 0 का गुणनखंड 0 के अलावा यानी 0 को छोड़कर सभी संख्याएं होती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। बोलते हैं मेरे भाई गुणज कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें भी दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लगे। जैसे 2 दी गई संख्या है, इससे किस किस संख्या में भाग लगेगा जी, यहाँ देखिए 0 में भी भाग लगेगा, तो उससे 0 में भाग देंगे 0 हो जाएगा, 2 में भी लगेगा, 2 में भी 2 से भाग लगेगा, कटेगा 1 आएगा, यानी कि 0 के अलावा फिर 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो वो सभी संख्या में 2 से भाग लगेगा। फिर यहाँ देखिए 3 का गुणज क्या होगा, 0 में भाग लगेगा 3 से 0 में लगेगा, 3 से 3 में लगेगा, 3 से 6 में लगेगा, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 10 का गुणज पूछेगा तो बोलिएगा 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, यानी 10 से 0 में भाग लगेगा, ठीक है, तो 0 आएगा आंसर। और 10 से 10 में, 10 से 20 में भी भाग लगेगा, 10 का पहाड़ा पढ़ देंगे, ठीक है। अब पूछेगा 0 का गुणज क्या होता है, तो कोई भी संख्या नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि 0 से जब हम भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग लगता है क्या यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या 1 लिख दिए, तो क्या 0 से भाग लगता है, 0 से जैसे ही भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपरिभाषित होगा। 0 से यदि किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसलिए 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, ठीक है, इसलिए 0 का कोई गुणज नहीं होता है। यहाँ देखिए नोट नंबर 1, 0 का कोई भी गुणज नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है एक थ्योरम, यहाँ देखिए अपवर्ती, याद रखिएगा अपवर्त और गुणज, ये अपवर्त और गुणज दोनों एक ही चीज़ है, अपवर्त और गुणज दोनों एक ही चीज़ है, आप अपवर्त बोलिए या गुणज बोलिए दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे भाई एक चीज़ और आता है, हम लिखाए थे गुणनखंड, क्या लिखाए थे, गुणनखंड। यहाँ देखिए गुणनखंड जो होता है फैक्टर, गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक भी बोलते हैं, किसी बुक में अपवर्तक लिखा रहता है तो वो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, अपवर्तक और गुणनखंड दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई यहाँ देखो नंबर 11 आ गया है। 11 में क्या कहता है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वे संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि 2 अंकों से जिसका गुणनखंड अधिक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखिए 4 का गुणनखंड जैसे बोलेगा कोई आपसे, बोलिए 4 का गुणनखंड तो क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 4, 4 को सॉरी 1 2 4, 1 गुना 2 गुना 4 नहीं लिखेंगे, 1 2 4, क्योंकि ये है 4 का गुणनखंड, ये क्या हुआ है 4 का गुणनखंड, ये 4 का भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना मेरे भाई।
देखिए आप लोग 11 नंबर क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता क्या है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है मेरे भाई। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या का गुणनखंड 2 अंक से अधिक आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 4 का गुणनखंड बोलिए तो 4 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, ठीक है ना। क्योंकि 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कई गो अंक आ गया है, 3 गो अंक आ गया। वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या। देखिए तो 4 का गुणनखंड 2 से अधिक है, 1 2 3 गो हो गया ना, तो 2 से अधिक हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या का एग्जाम्पल, ठीक है मेरे भाई। और नोट में याद रखिएगा, नोट नंबर 1 है, भाज्य संख्या और यौगिक संख्या दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। आप भाज्य संख्या बोलिए या यौगिक संख्या बोलिए, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ देखिए तो 12 नंबर में क्या है, 12 में बोल रहा है अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। वे संख्या है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। या जैसे देखिए 2 11 2 3 5 7 11 13, ये सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि सबका गुणनखंड क्या है। जैसे यहाँ पर लिख दिए हम 2 लिख दिए, 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का गुणनखंड बोलिए तो 1 और 2 होगा। 2 में 1 और 2 से ही भाग लगेगा, तो जिसका गुणनखंड केवल 2 अंक में हो तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। 11 ले लीजिए, 11 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड 1 और 11, ठीक है ना, 1 और 11, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। जिसका गुणनखंड केवल 2 अंक में हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। नोट नंबर 2 देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या। अच्छा एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं भी 1 नहीं आ रहा है, भाज्य संख्या के समूह में भी 1 नहीं आ रहा है और अभाज्य संख्या के समूह में भी 1 नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि 1 आता है तो 1 का गुणनखंड क्या होता है, 1 ही होता है, 1 का गुणनखंड 1 ही आता है, ना तो ये 2 अंक में आता है, ना ही 2 से अधिक अंक में आता है। तो इसलिए ये भाज्य नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, वही लिख दिए, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। नोट नंबर 3 क्या है, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऋण संख्या। क्या बोलते हैं, ऋण संख्या। अभाज्य संख्या बोलिए या ऋण संख्या बोलिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए तो 13 नंबर में आ गया अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर। वे गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या ही हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभाज्य गुणनखंड 3 6 8 7 ये सब दिया रहेगा, ये सब क्या अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 3 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 गुना 3 अभाज्य संख्या, सब इसमें देखिए तो अभाज्य संख्या ही है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे 6 का 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 8 का बोलेगा निकाले बोलिए तो 1 गुना 2 गुना 4 लिख सकते हैं। 8 को 1 गुना 2 गुना 4, तो सब में देखिए अभाज्य संख्या ही है। इसको यदि और तोड़ेंगे तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 को 2 गुना 2, अब आ गया अभाज्य संख्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब जैसे देखिए 7 को बोलेगा तो 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या ही है। जैसे इसको लिख सकते हैं 1 गुना 7, ये क्या आ गया, अभाज्य संख्या। तो पूरा का पूरा श्रेणी यदि अभाज्य संख्याओं के समूह में आए तब इसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, वे गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या ही हो तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये अभाज्य संख्या, इसमें तो ये भाज्य संख्या है लेकिन इसको अभाज्य के रूप में तोड़ दिए, ठीक है, तब ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए 14 नंबर क्या है, 14 नंबर है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा होना चाहिए, ऐसा पेयर होना चाहिए जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है, 1 हो। कितना हो, 1 हो, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बोलेगा बाबू एग्जाम्पल में देखिए, HCF ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का HCF जैसे निकालने बोलेगा तो बोला है क्या है, ये पूछा है, क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ देख लेंगे हम लोग। 3 और 4 का पूछा है तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे छोटी वाली संख्या से बड़ी में, 3 से 4 में, 3 1 जा 3, एक बार में कटाइए। चलिए अब 1 से, इसी से हम लोग भाग दे देते हैं 3 में, ठीक है ना। भाजक से भाग दे देंगे पहले वाला भाजक में, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे यहाँ जो भाजक आया, यहाँ देखिए इसका जो शेषफल है ना, इसका जो शेषफल आया है, इसी शेषफल से इसके भाजक में क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा मेरा HCF। तो 1 से 3 में भाग दीजिए, 1 गुना 3 3, ये हो गया 0। तो यहाँ पर जो आता है तो लास्ट स्टेप का जो भी भाजक रहेगा मेरे भाई,
लास्ट स्टेप का जो भाजक रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं? HCF। तो यहाँ पर देखिए तो HCF कितना आ चुका है मेरा? HCF कितना आ चुका है मेरा? 1। तो वही बोला है संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जिसका HCF मोसो 1 हो तो उसे समअभाज्य संख्या कहते हैं। संख्याओं का एक युग्म है 3 और 4, ये 2 संख्या है तो एक युग्म हुआ, इसका HCF देखिए 1 आया, तो इसलिए ये क्या है? 3 और 4 क्या है? एक समअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए एक नोट याद रखिएगा। नोट देखिए क्या है, यहाँ देखिए यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक यदि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहेगा तो ए बी का HCF 1 होना चाहिए, ए बी का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तभी ये समअभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो 15 नंबर क्या है? सम संख्या को बोलते हैं मेरे भाई इवेन नंबर, ठीक है। वे संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। 2 से किस में भाग लगेगा? पूरा। 0 में भी भाग लगेगा। यहाँ देखिए 0 में यदि 2 से भाग देते हैं 0 आ जाता है, इसका मतलब लग गया ना। यहाँ देखिए 2 से फिर 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 से 2 में लगेगा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, ये सारा सम संख्या है, ठीक है ना। 16 में देखिए क्या बोला है? विषम संख्या, ऑड नंबर, ठीक है ना। वे संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे तो उसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? विषम संख्या। 2 से किस में नहीं लगेगा? 1 में नहीं लगेगा, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, 13 में, ठीक है ना। ये सारा क्या है? विषम संख्या है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए आप लोग जो है ना, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।